नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। मेरा नाम है तनुज बंसल और हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी बोल सकते हो। लेक्चर नंबर 3 है। आइए देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं। डिस्कस क्या करने वाले हैं, आइए देखिए। एम्पियर्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो एंड सॉलिड सिलेंडर। मेन तौर पे हमारा ये डिस्कशन आज के इस लेक्चर का रहने वाला है। सबसे पहले एम्पियर्स लॉ सुनो भाई। देखो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली फाइंड आउट करने के काम आता है सिमिट्री के केसेस में। जहां पे सिमिट्री होती है वहां पे गॉस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R², हॉलो स्फीयर की वजह से, सॉलिड स्फीयर की वजह से, लाइन चार्ज की वजह से 2k λ/r या λ/2πε0r, या इन्फिनाइट चार्ज शीट की वजह से σ/2ε0। तो ये हमारे यूजेस थे किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के निकालने के। गॉस लॉ की मदद से इन सभी चीजों में सिमिट्री का प्रयोग हुआ था, यानी कि जहां पे सिमिट्री होगी वहां पे गॉस लॉ कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई या इजी कर देता था। ऐसे ही तरीकों से कुछ चीजें यहां पे बनेंगी हमारे पास जिनमें गॉस लॉ की जगह पे एम्पियर्स लॉ होगा, और एम्पियर्स लॉ हमारी मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन को इजी कर देगा। यानी कि जैसे हमारा गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन को इजी करता है, वैसे ही एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशंस को इजी कर देगा जहां पे सिमिट्री होगी। सिमिट्री का होना जरूरी है। चलो, जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस होती थी, यहां पे सरफेस की जगह पे लूप होगी। आइए समझते हैं। सबसे पहले इस बात को समझो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप। इसकी डेफिनेशन सुनो। इसकी डेफिनेशन में ये क्लोज्ड लूप लगी होती है, B.dl इज इक्वल्स टू μ0 इंटू करंट एनक्लोज्ड। करंट एनक्लोज्ड। देखो, गॉस लॉ क्या होता था? यादों की बारात पे जाओ। गॉस लॉ क्या होता था? E.ds वो होता था हमारे पास चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। वहां पे E.ds होता था। ds मतलब एरिया, ठीक है ना, सरफेस इंटीग्रल। इसको बोलते थे सरफेस इंटीग्रल। ये चीज होती थी सरफेस इंटीग्रल। मतलब ds का मतलब होता था एरिया। मतलब क्या होता था? एरिया, ठीक है ना। यहां पे ds का मतलब होता था एरिया। dl का मतलब है लूप, क्लोज्ड लूप, ठीक है ना। ये बताता है dl को, dl, ठीक है ना। क्लोज लूप यहां पे dl है, ds नहीं है, dl है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, करंट एनक्लोज्ड है। और एप्सिलॉन नॉट नीचे नहीं है, μ0 ऊपर है। देखो भैया, 1/4π एप्सिलॉन नॉट वहां पे यूज होता था। यहां पे बायोट-सावर्ट्स लॉ में μ0/4π यूज करते हो, ध्यान है ना। बायोट-सावर्ट्स लॉ में μ0 ऊपर आता है, तो यहां पे भी μ0 ऊपर आएगा भैया, ठीक है ना। मैं आपको याद करने के तरीके समझा रहा हूं, ठीक है ना। द लाइन इंटीग्रल, वहां पे क्या होता था? सरफेस इंटीग्रल। यहां पे क्या? लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू μ0 टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप। सर बना के दिखा दो, ऐसे समझ नहीं आ रहा। लो, एक लूप बनाओ। सरफेस नहीं बनानी, क्लोज्ड सरफेस नहीं है, क्लोज्ड लूप है। लाइन है, ये लाइन है। सरफेस का मतलब तो होता था कि जैसे क्लोज्ड सरफेस, जैसे स्फीयर हो गया, 3D चीजें, 3D चीजें है ना, जैसे स्फीयर, क्यूब, चारों तरफ से बंद, जिसका वॉल्यूम हो, जिसके अंदर वॉल्यूम हो, है ना। सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, बंद। यहां पे बंद तो है लेकिन लूप है, सरफेस नहीं है, लूप है। 2D चीज है, 2 डायमेंशनल चीज है। वो 3 डायमेंशनल चीज थी, वो बंद, चारों तरफ से बंद। यहां पे ये चारों तरफ से बंद ना है, ठीक है ना। मतलब इस प्लेन में है, ये 2D फिगर है, 2D फिगर है, 2D फिगर है, ठीक है जी।
तो यहां पे जब आप देखोगे इसको, ये क्लोज्ड लूप कहलाएगी, वहां पे वो क्लोज्ड सरफेस कहलाती थी। समझ गए? जैसे यहां पे क्लोज लूप ट्रायंगल भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, 2D चीज होगी कोई, सर्कल भी हो सकती है। तो इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप, इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप। जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस होती है, वैसे ही एम्पीरियन लूप है। कुछ करंट्स इसके अंदर रखे हुए हैं, कुछ करंट्स इसके अंदर रखे हुए हैं। एक करंट कैरिंग वायर है जो ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है करंट कैरिंग वायर। इधर देखो, ये करंट कैरिंग वायर इस तरीके से रखी हुई है जिसका करंट बाहर आ रहा है, ठीक है ना। ये डॉट का मतलब होता है करंट आपकी तरफ है भैया। तो ये करंट यहां पे I1 बोल देता हूं मैं। डॉट करंट का मतलब एक वायर है जो लूप को क्रॉस करके बाहर की तरफ ऐसे करंट आ रहा। एक वायर है I2 मान लेता हूं, इसमें क्रॉस करंट मान लेता हूं, जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है जी। और एक तीसरा करंट कुछ भी मान लो, डॉट या क्रॉस I3, जो कि लूप के बाहर है, जो कि लूप के बाहर है, ठीक है जी। ओके, डीएल क्या होता है? डीएल वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन होना है। मान लो एरो लगे हुए हैं, ठीक है ना, एरो लगे हुए हैं। अगर आप किसी भी एरो को टेंजेंट बनाते हो, किसी भी एरो को टेंजेंट बना दो, वो डीएल वेक्टर होगा। किसी भी पॉइंट पे इस एरो को टेंजेंट बना दो, वो डीएल वेक्टर होगा। डीएल वेक्टर वो है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग इन लूप, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग इन लूप, लूप के अंदर ट्रैवर्स करने की या ट्रैवल करने की डायरेक्शन, या फिर इसको बोलें डायरेक्शन इन विच इंटीग्रेशन इज डन। वो वाली डायरेक्शन जिसमें इंटीग्रेशन किया जाता है, वो वाली डायरेक्शन जिसमें इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है ना, वो वाली डायरेक्शन जिसमें इंटीग्रेशन किया जाता है, डायरेक्शन इन विच इंटीग्रेशन इज डन। मेरी बात को ध्यान से समझो, क्लियरली समझो। देखो बी डॉट डीएल, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। किसकी वजह से? ये करंट कैरिंग जो वायर्स पड़ी हैं, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये वायर, ये वायर, ये वायर दैट डोंट कैच फायर, ये वायर, ये वायर, ये वायर, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है भाई। तो इन वायर्स की वजह से जब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दी मैंने। इसमें एरो जिस तरफ दिखाए होते हैं उसका मतलब होता है डीएल वेक्टर उस तरफ है, डीएल वेक्टर उस तरफ है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। करंट्स दिखाए हैं कुछ अंदर कुछ बाहर, ये करंट कैरिंग वायर्स हैं, इसका करंट बाहर आ रहा है, इसका करंट अंदर जा रहा है, इसका करंट बाहर आ रहा है, वो तो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। जो डीएल की डायरेक्शन होती है उसे कहते हैं कि भाई डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग इन लूप, आप लूप में किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवर्स कर रहे हो, या डायरेक्शन इन विच इंटीग्रेशन इज डन, या जिस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है ना। ये इसका मतलब है, ये इसका मतलब है। जैसे वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो सारे चार्जेस की वजह से होती थी भैया। इस फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो सारे चार्जेस की वजह से होती थी। इसी तरीके से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी सारे करंट्स की वजह से होगी, ड्यू टू ऑल करंट्स प्रेजेंट। कुछ लोगों को वहम होता है कि ये सिर्फ अंदर वाले करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देगी, नहीं भैया, ये एम्पियर्स लॉ जो है वो सारे करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देगा। हाँ, इधर लिखने में करंट इनक्लोज लिखा जाता है, लेकिन जो भी इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सारे करंट्स की वजह से होगी, यानी कि ड्यू टू I1, I2, I3 या जितने भी और करंट्स प्रेजेंट होंगे वो यहां पे आएंगे, और इधर अंदर एनक्लोज्ड करंट आएगा, अंदर एनक्लोज्ड करंट आएगा। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है जो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। आई होप दैट शुड बी वेरी 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 क्लियर। चलो, जैसे इसी एग्जाम्पल को देखो भाई, इसी एग्जाम्पल को देखो, I1 डॉट है, I2 क्रॉस है,
I1 डॉट I2 क्रॉस और I3 डॉट, ठीक है जी। और यहां पे इस तरीके से ये डीएल की डायरेक्शन ऐसे जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग है। ये डायरेक्शन ऑफ क्या है? ट्रैवर्सिंग है। अब देखो इसमें एम्पियर्स लॉ किस तरीके से लगाएंगे? बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। पंगा पड़ता है कि यार एक करंट बाहर आ रहा है, एक करंट अंदर जा रहा है, ठीक है ना, ये करंट फिर बाहर आ रहा है। तो जैसे चार्ज में होता है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वैसे ही करंट को भी पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ता है। यहां पे मैं म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I2 नहीं लिख सकता ना, I1 प्लस I2 नहीं लिख सकता कि सर करंट इनक्लोज्ड ही तो लिखना है, दो करंट अंदर है। कौन कौन से सर? इसको लिखने की तो जरूरत नहीं है, इन दोनों को लिखना है तो I1 प्लस I2 लिख दो ना। एक करंट बाहर आ रहा है, एक करंट अंदर जा रहा है, तो ठीक है सर, एक को प्लस लिख दो, एक को माइनस लिख दो। लेकिन दिक्कत यह है कि किसको प्लस किसको माइनस लिखें। समझ पा रहे हो? किसको प्लस किसको माइनस लिखे, पंगा तो यह है। सुनो ध्यान से, जिस भी डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हो उस डायरेक्शन के हिसाब से करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव मानी जाएगी। देखो आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज कर्ल करो, फिंगर्स को क्लॉकवाइज कर्ल करो, थंब अंदर जा रहा है। मैं सारा प्रोसेस लिखता हूं। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग, ठीक है ना, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग है। तो इसमें करना क्या है? कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो। तो जो भी आपका थंब होगा वो आपको पॉजिटिव करंट देगा और दूसरे वाला नेगेटिव हो जाएगा। थंब गिव्स द पॉजिटिव करंट। थंब, जो भी आपका थंब जिस तरफ भी जाएगा वो आपको पॉजिटिव करंट देगा। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए अंदर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई भाई। डीएल ऐसे है, डीएल ऐसे है भाई, तो अंदर वाली डायरेक्शन क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। समझ गए? तो I2 पॉजिटिव, I1 नेगेटिव, ये आंसर होगा भाई। क्लियर हो रही है बात? यहां पे अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे बना दूं, सेम डायग्राम, I3 डॉट I1 डॉट I2 क्रॉस, और लेकिन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग उल्टा कर दूं, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग उल्टा कर दूं, ये लो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग मैंने उल्टा कर दिया। अब ये किस तरफ जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। बाहर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, बाहर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो यहां पे बनेगा बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 माइनस I2। यहां पे I1 प्लस में आएगा और I2 नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। डीएल के हिसाब से चलना है, डीएल के हिसाब से, डीएल के हिसाब से जिस तरफ थंब आएगा उसके हिसाब से करंट पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड होगा, उसके हिसाब से करंट पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड होगा कि किस करंट को पॉजिटिव मानना है, किसको नेगेटिव मानना है। देखो बेटा, चार्ज में तो बड़ा आसान था, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखो, लेकिन करंट में मानना पड़ेगा, करंट में मानना पड़ेगा डीएल की डायरेक्शन के हिसाब से, डीएल की डायरेक्शन के हिसाब से। अगर क्लॉकवाइज है तो अंदर वाले पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर वाले पॉजिटिव। सिंपल सी बात, याद रखो। टीबी स्पेशल, क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज है तो अंदर वाले पॉजिटिव, अंदर वाले करंट पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर वाले करंट पॉजिटिव, तो बाहर वाले करंट पॉजिटिव। ठीक है जी, तो बाहर वाले करंट पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है ना। क्लॉकवाइज है तो अंदर वाले, ठीक है ना,
और एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर वाले, ठीक है जी। क्लॉकवाइज है तो अंदर वाले, ठीक है जी, और एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर वाले। चलो देखो, फाइंड बी डॉट डी एल ओवर द फॉलोइंग लूप्स। अब जो चीज मैंने बताई है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड बी डॉट डी एल ओवर द फॉलोइंग लूप्स। द आगे एक और लूप्स भी आएंगी, ठीक है ना। डायरेक्शन इन विच इंटीग्रेशन हैज टू बी परफॉर्म्ड इज इंटीग्रेटेड बाय द एरोज। जिस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन होना है वो एरो से शो करी है, यानी कि डीएल की डायरेक्शन एरो से शो करी है। किस डायरेक्शन में आ रही है बेटा ये? एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में आ रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में बाहर वाले पॉजिटिव, बाहर वाला पॉजिटिव। अब देखो I2 तो वैसे ही करंट बाहर है, ठीक है ना, उसको तो लेना ही नहीं है। तो B डॉट डी एल, इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें? बताओ भाई, I1 को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें? पॉजिटिव, तो प्लस I1, बस बात खत्म। यही लिखना है, ठीक है ना। पहचानना ही था, बस हमें पहचानना ही था कि प्लस लिखें या माइनस लिखें। अच्छा जी, अगले सवाल पे आओ। डीएल की डायरेक्शन ये रही, डीएल की डायरेक्शन ये रही, बाहर वाला पॉजिटिव, लेकिन ये तो I2 है, I2 क्रॉस है। डॉट को पॉजिटिव मानना है तो B डॉट डीएल माइनस म्यू नॉट I2 या म्यू नॉट इंटू माइनस I2 या माइनस म्यू नॉट I2, जैसे मर्जी लिख लो, बात समझ में आनी चाहिए। I1 तो लेना ही नहीं, I1 तो लूप के बाहर है, I1 लूप के बाहर है, ठीक है जी, वो तो लेना ही नहीं है। तो सीधा सीधा आपको एम्पियर्स लॉ लगाना सिखा रहा हूं। आ जाओ इस लॉ पे आ जाओ। दो लूप्स बनी हुई हैं भाई, दो लूप्स बनी हुई हैं, देख लो, दो लूप्स बनी हुई हैं। तो B डॉट डी एल, दोनों में करंट आई है, एक में डॉट एक में क्रॉस, ठीक है ना। वैसे तो एक ही लूप है, एक ही लूप के दो हिस्से हैं ये, देखो ध्यान से आपको दिखाता हूं। सर एक लूप कैसे है ये? एक देखो ऐसे जा रही है ये, ऐसे 8 बना रही है, 8 बना रही है। इसकी कितनी बन गई? 8 की 2 लूप्स बन गई। पहली वाली लूप क्या है? क्लॉकवाइज। दूसरे वाली लूप क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। पहले वाली लूप क्या है? क्लॉकवाइज। दूसरे वाली लूप क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में ये डॉट करंट है, क्लॉकवाइज में अंदर वाला क्रॉस करंट पॉजिटिव मानते हैं, तो बेटा ये माइनस मानेंगे, ये माइनस मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्लॉकवाइज में इसको माइनस मानेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज में अंदर वाला पॉजिटिव मानते हैं, क्रॉस वाला पॉजिटिव मानते हैं, ये डॉट है। अच्छा, इसके ये किसके अंदर है? एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में डॉट वाला करंट पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन ये क्रॉस है, तो इसको भी माइनस आई लिखोगे। तो B डॉट डी एल बनेगा म्यू नॉट इंटू माइनस आई, तो ये बन जाएगा B डॉट डी एल इज इक्वल टू -2 म्यू नॉट आई, खत्म। B डॉट डी एल इज इक्वल टू -2 म्यू नॉट आई। भाई इसमें क्लॉकवाइज है, क्रॉस पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन डॉट है, तो माइनस लिख दो। ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें डॉट पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन क्रॉस है, तो नेगेटिव लिख दो। समझ गए भाई? समझ गए, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का खेल, फंडा समझो, फंडा। आ जाओ इधर, इसको समझो। 4 लूप्स दिख रही हैं आपको, वैसे तो एक ही है, ये देखो ऐसे जा रही है, दिख रही है, सांप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना। तो B डॉट डी एल, आओ देखते हैं, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? क्लॉकवाइज, ठीक है जी, ओके। एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से बाहर वाला करंट पॉजिटिव होता है, तो यहां पे प्लस आई आएगा। क्लॉकवाइज के हिसाब से अंदर वाला करंट पॉजिटिव होता है, तो यहां पे माइनस आई आ जाएगा, क्योंकि ये डॉट है। एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से बाहर वाला करंट पॉजिटिव होता है, ये क्रॉस है, तो इसका मतलब नेगेटिव। क्लॉकवाइज के हिसाब से क्रॉस वाला करंट पॉजिटिव आता है, ये डॉट है, तो यहां पे भी नेगेटिव। दोबारा देख लो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों लूप्स एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। इनमें कौन सा करंट पॉजिटिव होगा? डॉट वाला, प्लस आई, और ये माइनस आई हो गया। क्लॉकवाइज कौन सी लूप्स हैं? ये दोनों,
दूसरी और चौथी लूप। क्लॉकवाइज में कौन सा करंट पॉजिटिव होता है? क्रॉस वाला। तो ये डॉट है तो नेगेटिव, और ये भी डॉट है तो ये भी नेगेटिव। ठीक है जी, क्लॉकवाइज में क्रॉस वाला पॉजिटिव होता है, लेकिन क्लॉकवाइज में दोनों में डॉट है, तो इसका मतलब दोनों में माइनस आई होगा। तो बचा क्या? म्यू नॉट, पहला करंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, चौथा नेगेटिव। एक आई से एक आई कट गया, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू -2 म्यू नॉट आई। नेगेटिव के दो करंट रहेंगे बेटा, नेगेटिव के दो करंट रहेंगे, आई से आई कट जाएगा तो नेगेटिव के दो करंट बचेंगे। क्या आपको एम्पियर्स लॉ लगाना आ गया? क्या आपको एम्पियर्स लॉ लगाना आ गया? समझ लो भैया ध्यान से, इससे अच्छे तरीके से मैं नहीं बता सकता। अच्छी खासी प्रैक्टिस भी आपकी मैंने करवा दी है कि एम्पियर्स लॉ में डीएल का मतलब क्या होता है। डीएल का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या जिस डायरेक्शन में हमें इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है। ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रखें। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एम्पियर्स लॉ का बेसिक हमने सीख लिया है। अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट वायर। इन्फानाइट वायर की वजह से अब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है ना, इन्फानाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इन्फानाइट करंट कैरिंग वायर, इन्फानाइट करंट कैरिंग वायर, ये ऐसे इन्फानाइट करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट आई है, जिसमें करंट आई है। क्लियर है जी? इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आर डिस्टेंस पे मान लो, या ए डिस्टेंस पे, जैसे मर्जी मान लो। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, ठीक, यहां पे मुझे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैं क्या करूंगा यहां पे, समझो इस बात को। इसके लिए पहले एम्पीरियन लूप ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसके लिए पहले एम्पीरियन लूप ड्रॉ करनी पड़ेगी। ध्यान से इसको एम्पीरियन लूप को पहले स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। ऐसा करते हैं कि इसका टॉप व्यू बनाते हैं, ऐसा करते हैं कि इसका टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू यानी कि इसको ऊपर से देख रहे हैं, इसको ऊपर से देख रहे हैं भाई, टॉप व्यू बनाते हैं ऊपर से, ठीक है ना। ये देखो, ये करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये करंट, मैं इस वायर को देख रहा हूं, देखना मेरी तरफ देखना, मैं इस वायर को देख रहा हूं तो करंट मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। देखो अब मैं स्क्रीन पे अगर कोई चीज बनाता हूं तो जो करंट आपकी तरफ आता है उसको क्या बनाता हूं? डॉट। जो करंट आपसे दूर जा रहा है उसको क्या बनाता हूं? क्रॉस। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो करंट आपकी तरफ आता है, आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हो, जो करंट आपकी तरफ आता है या जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आती है उसको क्या बनाते हैं? डॉट। और जो आपसे दूर जाती है उसको क्या बनाते हैं? क्रॉस। इसी तरीके से मैं वायर को ऊपर से देख रहा हूं, टॉप व्यू बता रहा हूं, मैं इस वायर को ऊपर से देख रहा हूं, इस वायर का करंट मेरी आंखों की तरफ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? सोचो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो जो चीज मेरी आंखों की तरफ आ रही है उसको मैं क्या बनाऊंगा? डॉट बनाऊंगा। जो चीज मेरी आंखों की तरफ आ रही है उसको मैं क्या बनाऊंगा? डॉट बनाऊंगा। तो इसको मैंने, वायर को जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो इसमें डॉट करंट दिखाई दे रहा है। वायर को जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो इसमें डॉट करंट दिखाई दे रहा है भाई। कैसा करंट दिखाई दे रहा है? डॉट करंट दिखाई दे रहा है जब हम वायर को ऊपर से देख रहे हैं, तो इसमें डॉट करंट है। मतलब ये वायर है, देखो ध्यान से समझना इस बात को, ये करंट है, थंब। अब इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं तो करंट ऐसे हो गया। देखो ये वायर है, द वायर्स दैट डोंट कैच फायर, ये वायर है, करंट जा रहा है इसमें, आग नहीं लगती, डोंट कैच फायर, अच्छी वायर्स है। हाँ ठीक है ना, हैवेल्स वायर्स डोंट कैच फायर। हैवेल्स वायर्स जो हैं, अब ऐसा नहीं है कि वो फायर कैच नहीं करती। आप वहां पे जब उनकी एड देखोगे तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए मिलेंगे आपको एड के अंदर, छोटे छोटे अक्षरों में, जो कि किसी को दिखाई नहीं देते। तो वहां पे लिखा होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी होनी चाहिए, तो और इतनी एयर होनी चाहिए और इतना टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया फिर इनको आग लग जाएगी, है ना। तो वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, बड़े बड़े अक्षरों में तो वो बिंदास बोलते हैं, वायर्स दैट डोंट कैच फायर।
अच्छा इधर समझो अब, ठीक है ना, इधर समझो इस बात को जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। करंट है, अब इसी करंट को ऐसे दिखा रहे हैं, समझ गए। अब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा हूं। ये देखो, थंब अगर करंट होता है तो फिंगर्स का जो कर्ल होता है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताता है। थंब अगर करंट होता है तो फिंगर्स का जो कर्ल होता है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताता है। थंब अगर करंट होता है तो फिंगर्स का जो कर्ल है, फिंगर्स जिस डायरेक्शन में घूमती हैं वो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताता है। कोबरा, हाथों की उंगलियों का कोबरा, तो थंब के करंट बना तो कोबरा कैसे घूमा भाई? थंब अगर करंट बना तो कोबरा कैसे घूमा? एंटी क्लॉकवाइज। थंब अगर करंट बना तो कोबरा कैसे घूमा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इसकी वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी हो या मैग्नेटिक फील्ड बनानी हो तो वो ऐसे होगी भैया। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं भाई मैं, किसकी वजह से? इस करंट की वजह से। अच्छा सर इस व्यू में दिखाओ, ये एक ही चीज बता रहा हूं मैं, एक ही चीज है, बस दो व्यूज अलग अलग हैं। अब ध्यान से समझना, इस तरफ पॉइंट अगर मान रहे हो आर डिस्टेंस पे, इस तरफ अगर आप पॉइंट मान रहे हो आर डिस्टेंस पे, तो आप देखो यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर जा रही है कि नहीं जा रही? क्रॉस जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। अगर यही पॉइंट आप इस तरफ मान लो, यही पॉइंट आप इस तरफ मान लो, ये देखो राइट हैंड की तरफ देखो मेरे, यही पॉइंट अगर आप उस तरफ मान लो तो कोबरा, हाथों का कोबरा कहां आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। हाथों का कोबरा बाहर की तरफ आ रहा है तो यहां पे डॉट मैग्नेटिक फील्ड। यही चीज आपको यहां पे देखने को मिल रही है, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं नाम दे दूं, क्या नाम दूं? पी नाम दे देता हूं और क्यू नाम दे देता हूं, पी और क्यू, ठीक है ना। यही चीज आपको यहां पे शो हो रही है पी, और यही चीज आपको यहां पे शो हो रही है क्यू, ठीक है ना। ये आर डिस्टेंस और ये आर डिस्टेंस, समझ पा रहे हो? सिमिट्री देखो, ये एक ही चीज है, दोनों का व्यू अलग अलग है, एक ही चीज है, दोनों का व्यू अलग अलग है, समझ पा रहे हो? ठीक है ना। अब इसके अराउंड मेरे के बात को समझना, ठीक है ना, बात को क्लियर कट समझना। ये इसको मानो कि ये करंट है, मानो मानो मानो, लो आगे आ जाता हूं। इसको मानो कि ये करंट है, ठीक है ना। अंधेरा सा हो गया है सर। इसको मानो कि ये करंट है, तो आप यहां पे देखो ये मेरी फिंगर्स जो हैं कैसे जा रही हैं। मेरी फिंगर्स इसके चारों ओर जा रही हैं, मेरी फिंगर्स इसके चारों ओर जा रही हैं, चारों ओर जा रही हैं भैया, मेरी फिंगर्स इसके चारों ओर जा रही हैं, समझ पा रहे हो? मेरी फिंगर्स इसके चारों ओर जा रही हैं, चारों ओर जा रही हैं, समझ पा रहे हो? तो भैया जो चारों ओर जा रही हैं ना, चारों ओर जा रही हैं, तो यही लूप है। ऊपर से देखने पे ये पूरी सर्कल नजर आएगी। ये तो फ्रंट व्यू है इसका, ये तो फ्रंट व्यू है, तो ऊपर से देखने पे ये पूरी सर्कल नजर आएगी भैया। ऊपर से देखने पे ये पूरी सर्कल नजर आएगी ऐसे। यहां पे देखो ऐसे जा रही है, ये देखो इधर से अंदर है और इधर से बाहर आ रही है। इधर से अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड और इधर से बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। इधर से अंदर जा रही है, इधर से बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। इधर से अंदर जा रही है, इधर से बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? वो चीज यहां पे भी शो की गई है, वो चीज यहां पे भी शो की गई है। अगर हम इस व्यू में देख रहे हैं तो पी अंदर के, पी पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्यू पे बाहर की तरफ है, ठीक है ना। वही चीज मैंने यहां पे शो कर रखी है, वही चीज मैंने यहां पे शो कर रखी है। करंट ऐसे दिखाया तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस वायर की वजह से, मैंने आपको कहा था एम्पियर्स लॉ जो है वो सिमिट्री के केस में यूज होता है, तो इस वायर की वजह से, ये करंट है, इस वायर की वजह से चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे। ये देखो इस वायर की वजह से चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगी, चारों ओर, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इसकी जो सिमिट्री होगी, कहीं पे भी एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर सकते हो, कहीं पे भी एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर सकते हो, तो इसकी सिलेंड्रिकल सिमिट्री है।
कैसी सिमिट्री है? सिलेंड्रिकल सिमिट्री है, सिलेंड्रिकल सिमिट्री ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर की वजह से सिमिट्री कैसी आ रही है? सिलेंड्रिकल सिमिट्री आ रही है। आप याद करो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल थी। याद करो सर, याद आ रहा है क्या? इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से जब इस वायर को चार्ज दे दिया था तो उसकी वजह से जो गॉसियन सरफेस आई थी वो भी सिलेंड्रिकल आई थी। तो यहां पे भी जो सिमिट्री बन रही है वो सिलेंड्रिकल सिमिट्री बन रही है। कैसी सिमिट्री बन रही है? सिलेंड्रिकल सिमिट्री बन रही है भाई, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये कौन सी लूप है भैया? एम्पियर्स लूप, एम्पीरियन लूप, एम्पियर की लूप, एम्पीरियन लूप, ठीक है ना। और यही टॉप व्यू में दिखाई गई है, ये भी एम्पीरियन लूप, ये भी एम्पीरियन लूप, ठीक है ना, एम्पीरियन लूप। समझ गए भैया? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात पूरी तरीके से क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल डाउट नहीं है, ठीक है ना। यहां पे ये देखो, इधर क्रॉस, इधर डॉट, इधर क्रॉस, इधर डॉट, कोबरा अंदर, कोबरा बाहर, चारों ओर एम्पीरियन लूप, चारों ओर इंपीरियन लूप, इसके चारों ओर इंपीरियन लूप। उस लूप को ऊपर से देखेंगे तो वो लूप कैसी नजर आएगी? सर्कल। भाई ये देखो, इसके चारों ओर रिंग बना दे दूंगा, ठीक है ना। ये मेरे पास ये है, इसके चारों ओर मैं रिंग बना देता हूं। ऊपर से देखूंगा तो कैसी नजर आएगी? ये रिंग सर्कल नजर आएगी, वही नजर आ रही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? बिल्कुल समझ में आएगी भाई। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, पूरा क्रिस्टल क्लियर, पूरा डिटेल में, एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूं आपको। अच्छा अब सुनो, अब चूज करो डायरेक्शन ऑफ डीएल, ठीक है ना। एम्पीरियन लूप पहले ये बता दो कि ये सर्कुलर होगी। एम्पीरियन लूप कैसी बनाओगे? सर्कुलर। एम्पीरियन लूप विल बी सर्कुलर। कैसी लूप होगी? सर्कुलर होगी, ठीक है ना। ये बहुत सारी एम्पीरियन लूप्स दिखाई हैं। क्या बन गया इनसे? सिलेंडर बन गया। बेटा एक एम्पीरियन लूप तो सर्कुलर होगी, एक एम्पीरियन लूप ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है। इनसे जो सिमिट्री बन रही है वो क्या है? सिलेंड्रिकल है। ध्यान देना, एम्पीरियन लूप सर्कुलर है, इनसे जो सिमिट्री बन रही है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है जी। सिलेंड्रिकल सिमिट्री ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एंड एम्पीरियन लूप इज सर्कुलर। एम्पीरियन लूप मैं लिख देता हूं यहां पे, एम्पीरियन लूप इज सर्कुलर। एम्पीरियन लूप कैसी बन रही है? सर्कुलर बन रही है, जो हमने चॉइस की है, ठीक है ना। लूप कोई भी लूप बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि लूप सर्कुलर बनानी है, बस क्लोज लूप होनी चाहिए, ठीक है ना। यहां पे सिमिट्री की वजह से वो सर्कुलर बन रही है। अब चूज करो डायरेक्शन ऑफ डीएल, चूज डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर। अब जो अभी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे उनमें तो डीएल दिया हुआ था, एरो पहले से बना हुआ था ना एरो पहले से। यहां पे क्या एरो बना हुआ है पहले से? नहीं, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का एरो है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का एरो है। डीएल का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन करनी है वो वाला एरो, है ना, जिस डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना है। तो मैं डीएल भी इसी तरफ मान लूं, मैं डीएल भी उसी तरफ मान लूं क्या? सिमिट्री बन जाएगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, बी और डीएल के बीच एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, इन द सेम डायरेक्शन, चूज द डायरेक्शन ऑफ डीएल इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आप डीएल की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड वाली ही ले लो, यानी कि आप डीएल की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड वाली ही ले लो। चूज डायरेक्शन ऑफ डीएल इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। डीएल की डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड वाली ही ले लो, ठीक है ना। वही डायरेक्शन आप यहां पे चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वही डायरेक्शन आप यहां पे चूज करो, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। अच्छा अब सुनो, फायदा क्या होगा? बी और डीएल के बीच एंगल 0 डिग्री, ये फायदा है, ठीक है ना। बी और डीएल के बीच एंगल 0 डिग्री, तो बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड, म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। बी और डीएल के बीच एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो भैया बी डीएल कॉस 0, वेक्टर हट गया, म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। अंदर करंट कितना है? आई।
इसको पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने सर? बेटा डॉट करंट के लिए ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। डीएल ऐसे है, देखो डीएल के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव देखते हैं। डीएल हमने ऐसे माना है कि नहीं माना? हमने डीएल ऐसे माना है एंटी क्लॉकवाइज, तो डॉट वाला करंट पॉजिटिव लेंगे, डॉट वाला करंट क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। डीएल मैंने कैसा माना है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। डीएल मैंने कैसा माना है? एंटी क्लॉकवाइज, तो डॉट वाला करंट क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अच्छा जी, तो ये बन गया इंटीग्रेशन बी डीएल म्यू नॉट आई। चारों तरफ डिस्टेंस बराबर है, चारों तरफ डिस्टेंस बराबर है तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगी। जो भी चीज बराबर होगी यानी कि वो कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। मैं क्या कह रहा हूं, चारों तरफ डिस्टेंस बराबर है तो चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। जो भी चीज कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। तो बी डॉट डीएल का ऐसे बन गया, बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीएल। डीएल मतलब लेंथ, डीएल मतलब लेंथ, डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? लेंथ, ठीक है ना। ये लेंथ ऑफ लूप है, ये लूप की लेंथ है, लेंथ ऑफ लूप, लेंथ ऑफ इंपीरियल लूप। ये क्या बनेगा? इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या बनेगा? लेंथ ऑफ इंपीरियल लूप। ये एम्पीरियन लूप की लेंथ बनेगी भैया। किसकी लेंथ बनेगी? एम्पीरियन लूप की। और एम्पीरियन लूप की लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। एम्पीरियन लूप की लेंथ कितनी है? 2 पाई आर सर्कुलर, ठीक है ना। तो म्यू नॉट आई, तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए आपको। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, पूरा समझ में आना चाहिए। इन्फिनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मिल रही है वो आ रही है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये हम पहले एक बार कर चुके हैं, डेरिवेशन नहीं करी थी। मैंने आपको बोला था कि इसकी जो डेरिवेशन है, पहला लेक्चर को याद करो, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखवाई थी। मैंने आपको कहा था डेरिवेशन हमारे सिलेबस में सिर्फ इन्फिनाइट वायर की है, जो आपसे बोर्ड में पूछी जा सकती है, वो चीज यहां पे लिखी हुई है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है जी, क्लियर है? तो यानी कि करंट कैरिंग वायर की वजह से, करंट कैरिंग इन्फिनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, इधर P पॉइंट मान लो आप, ठीक है ना, जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो होगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी। जब भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है तो उस ग्राफ को, कोई भी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। इस ग्राफ को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला। ठीक है ना, जब भी आपको दिखे कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है तो उसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r तो इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। करंट ऐसे है, फिंगर्स का कर्ल अंदर जा रहा है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? क्रॉस होगी। सिमिलरली अगर आप इधर पॉइंट लोगे, Q पॉइंट, देखो आप यहां पे थंब की वजह से करंट ऊपर, फिंगर्स का कर्ल कहां आ रहा है? बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे डॉट होगी। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगी? डॉट होगी। तो इन्फिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है जी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। यादों की बारात को याद करो, यादों की बारात, यादों की बारात, यादों की बारात क्या है सर? अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रेट वायर पढ़ी थी, उसमें एंगल अल्फा और बीटा बन रहे थे, डिस्टेंस आर था, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती थी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये स्ट्रेट फाइनाइट वायर की वजह से थी।
जिसके एंगल अल्फा और बीटा थे। अगर इस वायर को इन्फिनाइट मान लेते थे, फर्स्ट लेक्चर जाके चेक कर सकते हो, इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, डेरिवेशन सिर्फ इन्फिनाइट की है जो हमने कर ली, ठीक है ना, जो हमने कर ली वही डेरिवेशन है, यही डेरिवेशन है जो मैंने आपको बनाई है, ठीक है ना। वायर बनाओ, उसका टॉप व्यू बनाओ, इंटीग्रेशन करो, काम खत्म। इसमें अगर अल्फा और बीटा 90 पुट कर देते थे, अल्फा और बीटा को 90 पुट कर दो इन्फिनाइट वायर के लिए, इसमें अगर आप अल्फा और बीटा को 90 पुट करते थे इन्फिनाइट वायर के लिए, साइन 90 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो नीचे एक 2 कट जाएगा, यानी कि ये क्या बनेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। जिन लोगों को नहीं पता तो वो फर्स्ट लेक्चर जाके देख सकते हो, जिनको पता है बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है जी। तो ये चीज बोर्ड में नहीं है, लेकिन ये चीज बोर्ड में नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड में सिर्फ क्या है, इन्फिनाइट, जो कि हमने कर लिया, ये डेरिवेशन बोर्ड में है, ये चीज बोर्ड में नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए है, नीट के लिए, नीट के लिए स्पेशली यादों की बारात मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। यादों की बारात का मतलब होता है कि पहले की यादें, ये पहले बताई जा चुकी हैं, तो पहले की यादें हैं ये, ठीक है जी। तो आई होप दैट इज क्लियर। जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, जिन्होंने पहले वाला नहीं देखा, तो उनके लिए भी मैंने बता दिया है, इसीलिए बताया है, ठीक है ना, ताकि आपको पिछले लेक्चर में जाके देखने की जरूरत ना पड़े। इसी फॉर्मूले में जब अल्फा और बीटा 90 पुट करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, ये बात का ध्यान रखें, ध्यान रहेगा। चलो एक सवाल कर लेते हैं भाई, एक सवाल कर लेते हैं। वायर है, इन्फिनाइट वायर, इसमें आई करंट है। एक और इन्फिनाइट वायर है जिसमें कि आई करंट है, ठीक है। बीच में पॉइंट है, बीच में पॉइंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल पे, यहां पे आर डिस्टेंस पे, यहां पे आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना। आपसे पूछा गया फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू बोथ वायर्स, ड्यू टू बोथ वायर्स, दोनों वायर्स की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए, दोनों वायर्स की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे बताइए। कुछ भी करने की आपको खास ज़रूरत नहीं है, मतलब करना तो कुछ पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा आसान होगा, जो भी होगा बड़ा आसान होगा। देखो ध्यान से, एक वायर की वजह से निकाल लो, दूसरी वायर की वजह से निकाल लो। अब मैं क्वेश्चन वाली डायग्राम को नहीं छेड़ रहा, क्योंकि उस पर गंद नहीं मचाता हूं मैं अलग से डायग्राम बनाता हूं, ठीक है ना। इसमें कितना करंट है, आई करंट है, इस वायर को 1 नाम दे देता हूं। सिमिलरली यहां पे 2 वायर है, सेम करंट है इसमें, और इस वायर को 2 का नाम दे देता हूं, और पॉइंट बीच का पॉइंट है P, पॉइंट बीच का पॉइंट है P, ठीक है ना। ये बीच का पॉइंट है P, जिसपे हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, निकालनी है। तो आप ध्यान से इस बात को अब समझिएगा कि अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पे। भैया फर्स्ट वायर की वजह से देखो, पॉइंट P देखना किधर है और करंट देखो किधर है। थंब ऊपर गया, फिंगर्स का जो कर्ल है, ठीक है ना, फिंगर्स का जो कर्ल है, यानी कि फिंगर्स का जो कोबरा बन रहा है, फिंगर्स का जो कोबरा बन रहा है, थंब ऊपर गया, फिंगर्स का कोबरा P पॉइंट पे देखो कोबरा कहां जा रहा है, किसी और पॉइंट में नहीं, P पॉइंट पे, P पॉइंट पे कोबरा अंदर जा रहा है, P पॉइंट पे कोबरा अंदर जा रहा है, यानी कि 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्रॉस होगी, ठीक है ना। अब 2 की वजह से देखो, 2 की वजह से P पॉइंट पे, 2 की वजह से P पॉइंट पे कोबरा कहां आ रहा है, बाहर, कोबरा कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है, कोबरा बाहर आ रहा है, तो 2 की वजह से डॉट, ठीक है ना, 2 की वजह से डॉट, और दोनों सेम होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, तो दोनों सेम होंगे बेटा, दोनों का डिस्टेंस आर है, दोनों का करंट सेम है, दोनों का डिस्टेंस आर है, दोनों का करंट सेम है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, B1 माइनस B2, दोनों बराबर हैं, नेट कितना आ जाएगा, 0। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कट जाएगी भैया, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कट जाएगी, ठीक है जी, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी, समझे। एक की वजह से क्रॉस, दूसरे की वजह से डॉट, खत्म हो गई कहानी, ठीक है जी। दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी, तो बीच के P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। सर कुछ ऐसा हो सकता है कि ये कैंसिल ना हो,
क्या सर कुछ ऐसा हो सकता है कि कैंसल ना हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। एक काम करो, इस क्वेश्चन में एक करंट को उल्टा कर दो, या तो करंट की वैल्यू चेंज कर दो, ये भी एक तरीका है कि दोनों करंट को बराबर रखो ही मत, है ना। इस करंट को आई कर दो, इसको 2i कर दो, तब भी काम चल जाएगा, कैंसल नहीं होंगी, ठीक है ना। या फिर मैं ये कर दूं कि एक करंट को ऊपर कर देता हूं और एक करंट को नीचे कर देता हूं, दूसरे वाले करंट को क्या कर देता हूं, नीचे कर देता हूं। वही सवाल है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे कितनी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे कितनी आएगी, यानी कि नेट पूछी गई है। जब आपसे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है तो ऑब्वियसली दो वायर्स हैं पास में, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, है ना, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो चलो भाई अब इसको करते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे सर? सुनो, पहली वायर की वजह से P पॉइंट पे, पहली वायर की वजह से P पॉइंट पे कोबरा अंदर B1, दूसरी वायर करंट नीचे है, ठीक है ना, करंट नीचे है, डिस्टेंसेस तो बराबर हैं, वायर भी इन्फिनाइट है, अच्छा जी। सुनो, करंट नीचे है और P पॉइंट पे देखना है, ये देखो मेरी तरफ, थंब नीचे लेके गया, कोबरा कहां जा रहा है, अंदर। P पॉइंट पे कोबरा देखो अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये B2 भी अंदर की तरफ ही आ गया भैया, B2 भी अंदर की तरफ ही आ गया, यानी कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो गई, अब ऐड हो गई। तो अब B1 प्लस B2 होगा, अब B1 माइनस B2 नहीं होगा। एक की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2πr, दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2πr। दोनों को ऐड करोगे तो ये बन गया 2 म्यू नॉट आई बाई 2πr, 2 म्यू नॉट आई बाई 2πr, तो ये बन गया म्यू नॉट आई बाई πr, ठीक है ना, ये बन गया म्यू नॉट आई बाय πr। तो ये बन गई नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये बन गई नेट मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन क्या है, क्रॉस, डायरेक्शन क्या है, क्रॉस है भाई। क्रॉस का मतलब ये मत समझना गलत है, नहीं, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये अंदर की बात है भाई, ये अंदर की बात है, समझ गए, ठीक है ना। तो टीबी स्पेशल याद रखिएगा, टीबी स्पेशल, अगर दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट है तो बीच के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कटेगी, और अगर दोनों वायर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो बीच के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी, ठीक है ना। तो इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो B1 माइनस B2 करोगे, और इसमें जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो ऐड करोगे। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो माइनस करोगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो प्लस करोगे, ठीक है ना। सेम डायरेक्शन में करंट है तो माइनस करोगे, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो प्लस करोगे। कौन से पॉइंट पे, बीच के पॉइंट पे, ये बात ध्यान रखना, बीच के पॉइंट पे, कोई और पॉइंट नहीं, दोनों वायर्स के बीच का पॉइंट, ठीक है ना, दोनों वायर्स के बीच का पॉइंट, ठीक है ना। टीबी स्पेशल फॉर दोनों वायर्स के बीच का पॉइंट, दोनों वायर्स के बीच का पॉइंट, हाँ ये पूरा हिंदी में ही लिख रहा हूं भाई, दोनों वायर्स के बीच का पॉइंट। तो उसके लिए ये कर सकते हो, सेम डायरेक्शन में करंट, मैग्नेटिक फील्ड माइनस कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगी, उल्टा हो जाएगा, सेम डायरेक्शन के लिए कट जाएंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए ऐड हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन के लिए कट जाएंगी, ऐसे याद रखो, उल्टा करना है, सेम डायरेक्शन के लिए कट जाएंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए ऐड हो जाएंगी। याद नहीं भी रखना, ऑप्शनल है ये ऑप्शनल है, आप राइट हैंड थंब रूल तो यूज कर ही सकते हो, ये ऑप्शनल है, अगर ये यूज नहीं करना यूज राइट हैंड थंब रूल, फिर वो तो है ही, ठीक है ना। डायरेक्शन निकालनी तो आनी चाहिए, वो तो बेसिक है, अगर ये यूज नहीं करना तो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। यूज राइट हैंड थंब रूल वो तो आपके लिए है ही, ठीक, क्लियर है जी, क्लियर है, बढ़िया सर बढ़िया, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो करंट कैरिंग पाइप या हॉलो सिलेंडर,
बेटा अगर सच में वायर को जूम करके देखा जाए ना, जो अपने घर में वायर्स लगी होती हैं पतली पतली वायर्स, वो हैं क्या? एक तरीके से पतले पतले सिलेंडर्स ही तो हैं। वो हैं क्या? पतले पतले सिलेंडर्स हैं भैया। क्या हैं? पतले पतले सिलेंडर्स हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो करंट कैरिंग पाइप, हॉलो करंट कैरिंग पाइप, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। आइए देखते हैं, पानी पी लें। हॉलो करंट कैरिंग पाइप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे भैया। ये देखो वायर है, वो एक्चुअस को जूम किया है, वायर को जूम करने पे सिलेंडर बन गया, इन्फानाइट लॉन्ग सिलेंडर। ठीक है जी, लॉन्ग सिलेंडर। सिलेंडर या पाइप कैसी है? लॉन्ग है भाई, लॉन्ग। ठीक जी, इन्फानाइट। क्या है? इन्फानाइट। तभी सिमेट्री बनेगी भैया, तभी सिमेट्री बनेगी, इन्फानाइट के लिए सिमेट्री बनेगी। अब हॉलो है, अंदर से खाली है, अंदर से खाली है तो इसके साइडों में करंट होगा, अंदर से खाली है तो इसके साइडों में करंट होगा भाई, साइडों में, इसके साइडों में करंट चलेगा, बिल्कुल किनारे किनारे पे। भाई सिलेंडर है, अंदर से खाली है, खाली है तो भैया वायर ही नहीं है अंदर, तो बाहर साइडों में वायर है, तो बाहर बाहर करंट चलेगा, साइडों में है ना, करंट ऐसे बाहर बाहर चलेगा, ऐसे करंट बाहर बाहर चलेगा भैया। ठीक है ना, ऐसे करंट बाहर बाहर चलेगा। जब इसका टॉप व्यू देखा जाएगा, मैं फिर से टॉप व्यू दिखा रहा हूं, सिलेंडर जो है उसको टॉप व्यू में देखने पे वो एक सर्कल नजर आएगा। ठीक है ना, टॉप व्यू कैसा होगा? सर्कुलर होगा। टॉप व्यू कैसा होगा? सर्कुलर होगा। एक सिलेंडर है आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, ऊपर से देख रहे हो आप इसे, ऊपर से देख रहे हो तो ये कैसा नजर आ रहा है? सर्कल नजर आ रहा है। सिलेंडर है, जब आप इसको टॉप व्यू से देख रहे हो तो वो कैसा नजर आ रहा है? सर्कल नजर आ रहा है भाई। करंट आपकी तरफ आ रहा है, करंट आपकी तरफ आ रहा है भाई, आपकी तरफ, आपकी तरफ आ रहा है, आपकी आंखों की तरफ आ रहा है भाई, साइडों से। कहां आ रहा है? साइडों से, साइडों से आपकी तरफ आ रहा है भाई, साइडों से, चारों तरफ, चारों तरफ आप इस करंट को दिखा सकते हो, चारों तरफ आप इस करंट को दिखा सकते हो। देखो यहां पे तो दो ही एरो दिखाए हैं मैंने, दो नहीं है, पूरा गोल में है ये, दो नहीं है, पूरा गोल में है, पूरा गोल में है, समझ पा रहे हो? ये करंट, ये डॉट 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 ये वाले दिखाए हैं मैंने, ये वाले। ऊपर जा रहा है करंट, चारों तरफ से करंट कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। चारों तरफ से साइडों से करंट कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और टोटल करंट आई है, ये ध्यान देना, यहां पे मैं लिख रहा हूं टोटल करंट कितना है? आई। यहां पे भी टोटल करंट कितना है? आई। टोटल सबका मिला के, पूरे सिलेंडर की, सिलेंडर का जो सरकमफ्रेंस है, सिलेंडर का जो सरकमफ्रेंस है, सारे करंट्स जो ऊपर की तरफ आपकी तरफ आ रहे हैं, उन सबका मिला के करंट कितना है? आई। सबका करंट मिला के कितना है? आई है। आई 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 करंट है भाई। कितना करंट है? आई करंट है। चलो ये सिलेंडर है तो एम्पीरियन लूप की जो सिमेट्री होगी वो भी सिलेंड्रिकल होगी, सिमेट्री सिलेंड्रिकल होगी, एम्पीरियन लूप कैसी बनेगी? सर्कुलर। भाई टॉप व्यू कैसा है? सर्कल है, तो एम्पीरियन लूप भी कैसी बनेगी? सर्कुलर बनेगी। और सिमेट्री कैसी होगी? सिलेंड्रिकल होगी। भाई वायर की वजह से सिमेट्री कैसी थी? सिलेंड्रिकल। तो सिलेंडर की वजह से तो सिमेट्री सिलेंड्रिकल होगी होगी, सिलेंडर की वजह से तो सिमेट्री सिलेंड्रिकल होनी होनी है भैया। ये बन गई भाई, ये बन गई सिमेट्री। ये लो, इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर, ये लो सिलेंडर का रेडियस मान लो कैपिटल आर, लेंथ तो इनफाइनाइट है, और एम्पीरियन लूप का रेडियस मान लो स्मॉल आर। ठीक है ना, यहां पे भी आप एम्पीरियन लूप बना के दिखा दो, लो सिलेंडर के बाहर बनाओ, एम्पीरियन लूप का रेडियस मान लो स्मॉल आर। ठीक है ना, तो कैपिटल आर जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ सिलेंडर है, कैपिटल आर जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ सिलेंडर है।
और ये रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप है, ये रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप है भाई, ये रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप है, ये एम्पीरियन लूप का रेडियस है भाई, स्मॉल आर, ठीक है ना। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, और स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप, ठीक है ना। स्मॉल आर जो है वो एम्पीरियन लूप का रेडियस है, ठीक है जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। वही लगाना है बी डॉट डीएल। पहले आउटसाइड पॉइंट के लिए, पहले आउटसाइड पॉइंट के लिए, सिलेंडर का आउटसाइड पॉइंट है बेटा, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए लगा रहा हूं, ठीक है। तो बी डॉट डीएल म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड, वही सब तामझाम करना है। देखो सुन लो ध्यान से, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ करंट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। देखो बाहर की तरफ करंट आ रहा है, कोबरा देखो किस तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कोबरा, कोबरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी। कोबरा देखो, डीएल उसी तरफ मान लो, डीएल हमारे मानने पे है, डीएल हमारे मानने पे है तो डीएल सेम डायरेक्शन में चूज कर लो, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज, तो चूज कर लो डीएल को, चूज डीएल इन सेम डायरेक्शन। वही चीज मैं दोबारा लिख रहा हूं, जो इन्फिनाइट वायर के लिए लिखी थी ना, वही हॉलो सिलेंडर के लिए लिख रहा हूं, जो इन्फिनाइट वायर के लिए लिखी थी यही हॉलो सिलेंडर के लिए लिख रहा हूं। इसकी डेरिवेशन बोर्ड्स में नहीं है, हाँ ये बोर्ड्स में नहीं है बेटा, ये बोर्ड्स का टॉपिक नहीं है, बोर्ड्स का टॉपिक सिर्फ इन्फिनाइट वायर है, सिलेंडर नहीं है। बोर्ड्स का टॉपिक सिर्फ इन्फिनाइट वायर है, सिलेंडर नहीं है। ये डेरिवेशन सिर्फ मैं इसलिए करा रहा हूं आपकी समझ के लिए, ये बोर्ड में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं है, किसी स्टेट बोर्ड में होना चाहे तो हो सकता है, ठीक है ना। अपने अपने बोर्ड्स को आप देख सकते हो कि सिलेंडर मेंशन्ड है या नहीं मेंशन्ड है, सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं है, ठीक है जी। तो लेकिन फिर भी नीट की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, ठीक है ना, नीट की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, तो यहाँ पे ये चीज मैं आपको करवा रहा हूँ। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड, ठीक है जी। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड, तो यहाँ पे बी और डी एल सेम डायरेक्शन में है तो बी डी एल कॉस जीरो बन गया, बी डी एल कॉस जीरो बन गया, और म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड, पूरा का पूरा करंट है कितना? आई, पूरा का पूरा करंट है कितना? आई, बस कॉस जीरो 1 बन गया। तो ये बी डी एल वही चीज है, वही इंटीग्रेशन मैं दोबारा ही कर रहा हूं भाई, एक तरीके से आप देखो वही इंटीग्रेशन मैं दोबारा कर रहा हूं। बी को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन डीएल म्यू नॉट आई। अब सारी चीजें बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वो चीजें हम एक्चुअल में कर चुके हैं। इंटीग्रेशन डीएल, डीएल किसका लेंथ होती है? डीएल किसकी लेंथ होती है? एम्पीरियन लूप की। एम्पीरियन लूप का रेडियस क्या है? स्मॉल आर है, ध्यान रखना स्मॉल आर है। तो यहां पे क्या बनेगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो एक इन्फिनाइट वायर के लिए था, हॉलो सिलेंडर के लिए भी सेम फॉर्मूला आ गया जो इन्फिनाइट वायर के लिए था आउटसाइड पॉइंट पे। देखो इन्फिनाइट वायर के लिए तो कोई आउटसाइड या इनसाइड पॉइंट होता नहीं, वायर के लिए तो फॉर्मूला यही है। हॉलो सिलेंडर के लिए ये जो फॉर्मूला है ये आउटसाइड पॉइंट पे आया है, हॉलो सिलेंडर के लिए ये जो फॉर्मूला है ये किस पे आया है? आउटसाइड पॉइंट पे आया है। कहां आया? आउटसाइड पॉइंट पे आया है। क्लियर है? ठीक है जी, वही फॉर्मूला जो किसके लिए आया था? इन्फिनाइट वायर के लिए आया था। ठीक है जी, इन्फिनाइट वायर के लिए जो फॉर्मूला है वही हॉलो सिलेंडर के लिए कहां पे आया है? आउटसाइड पॉइंट पे आया है। वही हॉलो सिलेंडर के लिए किस पे आया है? आउटसाइड पॉइंट पे आया है। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, खत्म, खल्लास। ठीक है ना, आउटसाइड पॉइंट खल्लास हो गया भाई। अब आ जाओ इनसाइड पॉइंट पे। इनसाइड पॉइंट कर लें? हाँ इनसाइड पॉइंट कर लो सर, कर लो कर लो कर लो, कर ले सर कर लो, इनसाइड पॉइंट कर लो। आओ फिर इनसाइड पॉइंट करते हैं, आओ ना बेटा इनसाइड पॉइंट देखते हैं, आओ ना बेटा आओ। आ गया डोरेमोन आ गया, देखो 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 देखो, यहां पे सिलेंडर बनाया, यहां पे सिलेंडर बनाया। ठीक है जी, ये सिलेंडर यहां पे बना दिया हमने, तो ये रेडियस यहां पे कैपिटल आर था इसका, इसके अंदर एम्पीरियन लूप बनाई जिसका रेडियस छोटा आ रहा है। अब अंदर बनाई एम्पीरियन लूप, करंट बाहर है,
करंट, टोटल करंट आई है, एम्पीरियल लूप अंदर बनाई है। अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे, अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू इसका क्या नजर आएगा, सर्कल। टॉप व्यू कैसा आएगा, सर्कल नजर आएगा, करंट डॉट। टॉप व्यू कैसा नजर आएगा, सर्कल और करंट डॉट। ये रेडियस कैपिटल आर और एम्पीरियल लूप स्मॉल आर रेडियस की, एम्पीरियल लूप स्मॉल आर रेडियस की। तो यहां पे भी वही करोगे, बी डॉट डीएल, बी डीएल कॉस जीरो, वही सब, ठीक है ना। इनसाइड पॉइंट के लिए बना रहे हैं बेटा, ये इनसाइड पॉइंट के लिए वही सब करेंगे। मैं दोबारा दोबारा पूरा नहीं लिख रहा, सीधा कॉस जीरो लिख रहा हूं, बी डीएल कॉस जीरो। इसमें म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड, करंट इनक्लोज्ड पता है जीरो होगा। एम्पीरियल लूप के अंदर करंट है ही नहीं, क्योंकि सारा करंट तो बाहर है, सारा करंट तो बाहर है, सारा करंट तो बाहर है। एम्पीरियल लूप के अंदर कोई करंट ही नहीं है। कॉस जीरो वन, बी को बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन डीएल, ये जीरो, इंटीग्रेशन डीएल होता है 2 पाई आर, ठीक है ना। तो बी कितना आ गया, जीरो। इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गई, जीरो बन गई। हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, क्योंकि सिमिट्री है और अंदर कोई करंट नहीं है। ध्यान से सुनो, हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपको जीरो मिलेगी, क्योंकि अंदर कोई करंट ही इनक्लोज्ड नहीं है, अंदर कोई करंट ही इनक्लोज नहीं है। और इंपीरियल लूप हमने सर्कुलर क्यों बनाई है, क्योंकि सिमिट्री है, क्योंकि क्या है, सिमिट्री है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर, इनसाइड पॉइंट के लिए जीरो। और अगर सरफेस का पॉइंट हो, अगर सरफेस के लिए निकालना हो तो स्मॉल आर को बेटा कैपिटल आर पुट कर दो। सरफेस के लिए निकालना हो तो स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर दो, बस, और कुछ नहीं करना। स्मॉल आर की वैल्यू क्या पुट कर दो, कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। अगर सरफेस वाले इस पॉइंट पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको, ये सरफेस वाला पॉइंट है, ये सरफेस वाला पॉइंट है, तो आपको कुछ नहीं करना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है ना। वहां पे क्या, स्मॉल आर, अंदर जीरो, और यहाँ पे 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है जी। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। आउटसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, सरफेस पॉइंट, आउटसाइड इनसाइड सरफेस, आउटसाइड इनसाइड सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस आर, ये बनेगा ऐसा ग्राफ। अंदर तक तो जीरो ही है, जब तक सरफेस पे नहीं आते तब तक तो जीरो ही है, ठीक है ना। और सरफेस पे आके ये वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये डॉटेड वाला ग्राफ नहीं है बेटा, म्यू नॉट बाई आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। तो यहां तक ग्राफ है जीरो, फिर उसके बाद एकदम से ग्राफ क्या जाता है, नीचे जाता है। आउटसाइड पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है भाई। इस ग्राफ को क्या बोलेंगे फिर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अभी तो बोला। आउटसाइड पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये कौन सा पॉइंट है, सरफेस वाला। ये कौन सा पॉइंट है, सरफेस वाला, जिसमें स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर के बराबर है। क्लियर है जी, क्लियर है कि नहीं है। तो ये ग्राफ बनेगा हॉलो पाइप के लिए या हॉलो सिलेंडर के लिए, ये ग्राफ बनेगा हॉलो पाइप या हॉलो सिलेंडर के लिए, हॉलो पाइप या हॉलो सिलेंडर के लिए भैया ये ग्राफ बनेगा, ध्यान में रहना चाहिए। दिस इज द ग्राफ फॉर हॉलो पाइप या हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर, हॉलो पाइप या हॉलो सिलेंडर, समझे। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखो, ये तो हो गया ये। अच्छा, अब आउटसाइड पॉइंट के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आता है। ये सेम रिजल्ट है जो इन्फिनाइट वायर के लिए आता है, ये सेम रिजल्ट है जो इन्फिनाइट वायर के लिए आता है।
अगर ये सेम रिजल्ट है इन्फिनाइट वायर के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये एक्सिस है सिलेंडर की, ये सिलेंडर की एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। इससे आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड वही आ रही है जो इन्फिनाइट वायर की वजह से आती है। मतलब अगर इस एक्सिस पे मैं वायर रख दूं करंट आई की, अगर इस एक्सिस पे मैं वायर रख दूं करंट आई की, तो आंसर सेम आएगा। हॉलो सिलेंडर के लिए आउटसाइड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो बिल्कुल सेम आती है अगर मैं इन्फिनाइट वायर को इसकी एक्सिस पे रख दूं। ठीक है जी, तो इसीलिए मैं यहां पे नोट डाल के लिख रहा हूं कि फॉर एन आउटसाइड पॉइंट, फॉर एन आउटसाइड पॉइंट होल करंट कैन बी अज्यूम्ड। सारे करंट को कहां पे अज्यूम किया जा सकता है? एट एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सारे करंट को सिलेंडर की एक्सिस पे अज्यूम किया जा सकता है। सारे करंट को सिलेंडर की एक्सिस पे अज्यूम किया जा सकता है, समझे? जैसे गॉस लॉ में होता है स्फीयर के लिए कि आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर का सारा चार्ज कहां पे अज्यूम किया जा सकता है? सेंटर पे। वैसे ही यहां पे है, आउटसाइड पॉइंट के लिए सिलेंडर का सारा करंट, वहां पे चार्ज था, यहां पे करंट कहां पे अज्यूम किया जा सकता है? एक्सिस पे। ठीक है ना, कहां पे अज्यूम किया जा सकता है? एक्सिस पे अज्यूम किया जा सकता है। क्लियर हुआ? 100% क्लियर होना चाहिए। इसको देखो, इफ अ हॉलो, 1999 में सवाल आया था, इफ अ लॉन्ग हॉलो कॉपर पाइप कैरीज अ करंट देन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी। हॉलो कॉपर पाइप है, हॉलो कॉपर पाइप है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो होगी नहीं, सिर्फ बाहर होगी। तो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड विल बी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। ना, इनसाइड तो प्रोड्यूस होती नहीं, सिर्फ आउटसाइड होती है, इनसाइड नहीं होती। इसमें कह रहा है नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड, सिर्फ आउटसाइड होती है, तो सिर्फ आउटसाइड वाला ऑप्शन टिक करो, खत्म। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जीरो। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती। आउटसाइड कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होती है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, इसलिए सेकंड ऑप्शन टिक किया है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड करंट कैरिंग पाइप या सॉलिड सिलेंडर, और ये भी लॉन्ग। ठीक है ना, ये भी कैसा है? लॉन्ग। ये तो ध्यान में रहना चाहिए, यानी कि लॉन्ग यानी कि इनफिनाइट। सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर है भाई, सॉलिड है। सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर, इनफिनाइट। अब हॉलो नहीं है, अंदर भी करंट होगा, अंदर भी करंट होगा, बाहर तो है ही है, अंदर भी करंट होगा। टोटल करंट आई है, जो भी टोटल करंट मिला के है उसको आई मान रहे हैं, टोटल करंट आई है। ठीक है ना, सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है, सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है। क्लियर है जी? सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है, टोटल करंट आई है। आउटसाइड पॉइंट के लिए और सरफेस वाले पॉइंट के लिए सेम रिजल्ट आएंगे। अगर मैं आउटसाइड पॉइंट के लिए, ये लो यहां पे बना देता हूं मैं, अगर मैं आउटसाइड पॉइंट लेता हूं स्मॉल आर, आउटसाइड पॉइंट लेता हूं स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो यहां पे आउटसाइड पॉइंट के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर ही आएगा। सेम इंटीग्रेशन होगी, सेम एम्पीरियन लूप बनेगी, सेम सब कुछ होगा भाई। करंट एनक्लोज्ड तो आई ही रहेगा, भले ही सॉलिड है या हॉलो है, करंट एनक्लोज तो आई माना है हमने। ठीक है ना, और सरफेस के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर कैपिटल आर ही रहेगा। लेकिन इस केस में यह बात ध्यान रखना कि इनसाइड जीरो नहीं होगा, इनसाइड जीरो नहीं होगा, बिकॉज करंट एनक्लोज्ड है। अब करंट एनक्लोज्ड जीरो नहीं होगा, करंट इज इनक्लोज्ड, क्योंकि अब करंट एनक्लोज्ड है, अब करंट एनक्लोज्ड है, तो इनसाइड पॉइंट पे जीरो नहीं मिलेगा। ये इनसाइड पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड आपको जीरो
नहीं मिलेगी। सर कितनी मिलेगी फिर, कितनी मिलेगी? आप कह रहे हो इनसाइड पॉइंट पे 0 नहीं मिलेगी, तो बता दो ना कितनी मिलेगी। अरे भैया बता रहे हैं, गुस्सा क्यों कर रहे हो? आओ ना फिर इनसाइड पॉइंट पे आओ, इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड पॉइंट पे आइए, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं बच्चा। आओ भैया आओ, इनसाइड पॉइंट पे निकालेंगे। हाँ, ये है सिलेंडर, ये कैपिटल आर, ठीक है, और अंदर एम्पीरियन लूप बनाई गई है, अंदर एम्पीरियन लूप बनाई गई है स्मॉल आर की, अंदर एम्पीरियन लूप बनाई गई है स्मॉल आर की। करंट इसके अंदर से भी होके जा रहा है, करंट इसके अंदर से भी होके जा रहा है। अगर आप टॉप व्यू बनाओगे, अगर आप इसका टॉप व्यू बनाओगे तो टॉप व्यू में फिर ये सर्कुलर दिखेगा, टॉप व्यू में फिर ये सर्कुलर दिखेगा। करंट सारा आपकी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ करंट दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है भाई, करंट दिख रहा है, ठीक है ना, करंट मेरी तरफ दिख रहा है मेरे को, करंट मेरी तरफ दिख रहा है मेरे को। तो करंट सारा डॉट 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 पूरा अंदर भी होगा भाई, करंट सारा डॉट 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 हो जाएगा, सारा का सारा करंट डॉट हो जाएगा, ठीक। यहां पे अंदर एम्पीरियन लूप बनाओगे आप, यहां पे अंदर एम्पीरियन लूप बना दी आपने भैया, ये कैपिटल आर है, एम्पीरियन लूप स्मॉल आर की, एम्पीरियन लूप स्मॉल आर की, ठीक है ना, पूरा कैपिटल आर है, एम्पीरियन लूप स्मॉल आर की है भैया, एम्पीरियन लूप स्मॉल आर की है, क्या है, स्मॉल आर की, ठीक है जी। तो अब देखो क्या करोगे यहां पे, वहां पे भी वही करना है भाई, ठीक है ना, यहां पे भी वही करना है, बी डॉट डीएल करना है, मैग्नेटिक फील्ड डीएल, सारा नहीं बना रहा, सारा गंदा नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड डीएल भैया डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में डीएल ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, मेन पंगा कहां पे पड़ेगा वो बताता हूं आपको, मेन पंगा कहां पे पड़ेगा वो समझाता हूं। मेन पंगा पड़ेगा यहां पे करंट इनक्लोज 0 नहीं मान पाएंगे, बाकी सब तो वही है, कॉस 0 ये सब, ठीक है ना, ये बी डी एल कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। करंट इनक्लोज्ड कितना है ये बात मेन है, टोटल करंट आई है, इस पूरे सर्कल को देखो, पूरे सर्कल में करंट आई है, मुझे निकालना है छोटे रेडियस में, ठीक है ना, मुझे क्या निकालना है, छोटे रेडियस में निकालना है भाई, ध्यान से देखो, पूरे का पता है, छोटे रेडियस का निकालना है, पूरे में आई है और छोटे का निकालना है, तो पूरे में आई है, छोटे का निकालना है भाई, ध्यान से समझो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया अगर है तो उसमें करंट आई है, पूरे एरिया में, एरिया में है करंट, पूरे एरिया में करंट आई है, तो 1 में कितना होगा, आई बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो छोटे से इतनी लूप में कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इसका एरिया होगा, तो इसमें करंट हो जाएगा आई बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई पाई कट गई, पाई पाई कट गई, आई स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, आई स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये पाई पाई कट गई भाई, आई स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये है करंट इनक्लोज्ड, ये है करंट इनक्लोज्ड, समझ गए, टोटल करंट आई है पूरे एरिया में, 1 में इतना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर में इतना, खत्म बात, बस। अब तो बी को बाहर लिख दो, इंटीग्रेशन डीएल, तो म्यू नॉट इंटू आई स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन डीएल तो हमेशा से वही आया है जो सदियों से चलता आया है, महाभारत के जमाने से, 2 पाई स्मॉल आर, ये तो 2 पाई स्मॉल आर ही रहेगा, इसको ना कोई इधर से उधर कर पाया है कभी, ना ही कभी कर पाएगा। चलो कितनी बार तो यूज कर लिया हमने, स्मॉल आर से एक स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कट गया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर,
B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर बाय 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो इनसाइड पॉइंट के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर होता है। देखो जरा, इनसाइड पॉइंट के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। स्मॉल आर बढ़ेगा ये बढ़ जाएगा, ठीक है जी, स्मॉल आर बढ़ेगा ये बढ़ जाएगा भाई। इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, इनसाइड पॉइंट पे, ध्यान से सुन लो, दोबारा बता रहा हूं। आउटसाइड पॉइंट म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर, सरफेस पॉइंट म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर, इनसाइड पॉइंट म्यू नॉट आई स्मॉल आर बाय 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो आउटसाइड पॉइंट पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है और इनसाइड पॉइंट पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। समझ पा रहे हो? और अगर स्मॉल आर की वैल्यू 0 पुट करोगे एक्सिस पे, भाई सिलेंडर है ना, सिलेंडर है, ये इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा, पॉइंट ऑन एक्सिस, उसके लिए स्मॉल आर क्या होगा? 0। तो स्मॉल आर जब 0 पुट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे क्या बनेगी? 0। सिलेंडर की एक्सिस पे क्या बनेगी? 0, ठीक है ना। स्मॉल आर जब 0 पुट करोगे तो पॉइंट ऑन एक्सिस होगा, और एक्सिस पे, एक्सिस अंदर ही तो है, एक्सिस अंदर ही तो है, तो अंदर वाले पॉइंट पे स्मॉल आर 0 पुट करोगे तो एक्सिस पे 0 आ जाएगी, ठीक है ना। इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दोबारा बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, क्योंकि हाइपरबोला इसने ही बोला है कि बोला, तो ये स्ट्रेट लाइन, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन, इसको लीनियर ग्राफ बोलते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आता है तो उसे लीनियर ग्राफ कहा जाता है। ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा भैया, 0 से शुरू होगा क्योंकि एक्सिस पे 0 है, 0 से शुरू होगा क्योंकि एक्सिस पे 0 है, उसके बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन सरफेस तक, फिर उसके बाद ऐसे गिरेगा। ये वाला सरफेस वाली मैग्नेटिक फील्ड है, बी सरफेस वाली, ठीक। इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, 0 पे 0, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बनेगा भाई। बात समझ में आ जानी चाहिए। यस सर, समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशानी की बात ही नहीं है। अच्छा, इनसाइड पॉइंट को एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं, अदर वे टू लर्न बी इनसाइड, बी इनसाइड को अदर वे टू लर्न भी हो सकता है। देखो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। सिलेंडर है, रेडियस आर, तो बी इनसाइड, ये देखना, म्यू नॉट आई बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं? देखो जरा, यस सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ये आई बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर करंट बाय एरिया है, ये करंट बाय एरिया है बेटा। करंट बाय एरिया को क्या बोल सकते हैं? करंट डेंसिटी। तो ये बन गया म्यू नॉट जे आर बाय 2। ये इनसाइड पॉइंट का एक अलग से रिजल्ट है, ये इनसाइड पॉइंट का ही है, ये सेम फॉर्मूला है लेकिन अलग से रिजल्ट है। इनसाइड पॉइंट के लिए हम सॉलिड सिलेंडर की मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट जे आर बाय 2 लिख सकते हैं, म्यू नॉट जे आर बाय 2 लिख सकते हैं, म्यू नॉट जे आर बाय 2 लिख सकते हैं, म्यू नॉट जे आर बाय 2 लिख सकते हैं, समझ गए? म्यू नॉट जे आर बाय 2 लिख सकते हैं। क्लियर होना चाहिए भाई आपको, ठीक है ना, पूरे तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए
कि भाई क्या बन रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? बहुत बढ़िया। इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखोगे तो ये J क्रॉस R बाय 2 भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी। कैसे सर? अरे बनाता हूं, टॉप व्यू बनाता हूं। अब जैसे इसमें करंट ऊपर है, दिखाता हूं, ठीक है ना, करंट ऊपर है, ठीक है। तो इसका जब मैं टॉप व्यू बनाऊंगा तो सर्कल बनेगा। करंट ऊपर है तो टॉप व्यू में डॉट दिखेगा, करंट टॉप व्यू में करंट डॉट दिखेगा। यही डायरेक्शन करंट डेंसिटी की होगी, ठीक है ना। अब देखो ऐसी आएगी मैग्नेटिक फील्ड डॉट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज। बस एक पॉइंट पे चेक करवा देता हूं आपको कि जो मैंने बताया वो सच है। इस P पॉइंट पे चेक कर लो, J बाहर की तरफ आ रहा है क्योंकि करंट बाहर है, और R वेक्टर उस तरफ होता है जिस तरफ पॉइंट P हो। R वेक्टर उस तरफ होता है जिस तरफ पॉइंट P हो। तो J क्रॉस R आपको चेक करना है। देखो J बाहर की तरफ है, J बाहर की तरफ है, J क्रॉस R ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है। देख लो J क्रॉस R ऊपर, ये मिल गई। समझ पा रहे हो? तो J क्रॉस R भी आप इसको लिख सकते हो, J क्रॉस R भी आप इसको लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है जी। एब्सोल्युटली नो हार्म इन दैट। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। सवालों पे आओ। स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 millimeter carrying a current 1 ampere is replaced by another wire of 1 millimeter carrying the same current. The strength of the magnetic field far away मतलब बहुत दूर, मतलब आउटसाइड पॉइंट। कह रहे हैं कि एक जो वायर है उसका जो डायामीटर है वो 0.5 मिलीमीटर है, मतलब उसका रेडियस कुछ होगा, करंट सेम है 1 एम्पियर। एक दूसरी वायर है जिसका रेडियस कुछ और है लेकिन उसमें भी करंट सेम है 1 एम्पियर, उसमें भी करंट सेम है। रेडियस देखो, डायमीटर बदल गए लेकिन सेम करंट है। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट अ फार अवे पॉइंट, बहुत दूर का कोई पॉइंट है, बहुत दूर का यानी कि आउटसाइड पॉइंट, बहुत दूर का कोई आउटसाइड पॉइंट है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये μ0I/2πr होती है। ये सिलेंडर के रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करती। अरे μ0I/2π स्मॉल r होती है। आउटसाइड पॉइंट पे ये स्मॉल r होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ सिलेंडर रेडियस या वायर रेडियस। सिलेंडर कह लो या वायर कह लो, सिलेंडर या वायर के रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करती भैया, कैपिटल आर से इंडिपेंडेंट होती है। तो कैपिटल आर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कैपिटल आर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। समझ पा रहे हो? तो सेम होगी। इसका डायमीटर कुछ और है, इसका डायमीटर कुछ और है, करंट सेम है, करंट सेम है, वो तो दोनों में सेम दिख गया। तो फार अवे पॉइंट वो भी सेम है, ठीक है ना। तो फिर चेंज क्यों होगा? वायर के डायमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आउटसाइड पॉइंट पे ये इंडिपेंडेंट होती है सिलेंडर के रेडियस से। बस खत्म बात। अगला सवाल, सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ कांस्टेंट करंट, द प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विद द डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। देखो सिलेंड्रिकल कंडक्टर कह रखा है रेडियस आर का, कांस्टेंट करंट उसके अंदर है, द प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। हम स्मॉल आर मानते हैं, इन्होंने डिस्टेंस डी मान रखा है, ठीक है ना। बस मतलब हम स्मॉल आर लिखते हैं, इन्होंने डिस्टेंस डी लिख रखा है, ठीक है ना। सभी में ये डिस्टेंस डी लिख रखा है। कौन सा ग्राफ सही है? देखो ये हॉलो का है, ये सॉलिड का है, हॉलो का है, सॉलिड का है, क्योंकि इसमें पहले जीरो है फिर एकदम से ऐसे, ठीक है ना।
इसमें पहले स्ट्रेट लाइन फिर ऐसे। जब कुछ ना मेंशन्ड हो, अब कंफ्यूजन हो रहा है ना, जब कुछ ना मेंशन्ड हो, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अज्यूम इट सॉलिड। हॉलो अपने आप नहीं मानना, ठीक है ना। नथिंग इज मेंशन्ड, अज्यूम क्या करोगे, सॉलिड। उसको सॉलिड अज्यूम करो भैया। कोई भी चीज हो, जैसे स्फीयर भी है, आपको दे नहीं रखा हॉलो है या सॉलिड है, तो सॉलिड ही अज्यूम करोगे। ये आंसर टिक करना, ध्यान रखना भाई। नथिंग इज मेंशन्ड अज्यूम सॉलिड। हॉलो अज्यूम नहीं करना, हॉलो के लिए स्पेशली बताएंगे अगर दिया होगा तो। अगर नहीं भी बताया तो सॉलिड तो अज्यूम कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टेडी करंट आई। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका रेडियस ए है, मतलब सिलेंडर है। द करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन पे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब अंदर भी करंट है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन मतलब सॉलिड, अंदर भी करंट है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब पूरा एरिया, ये अंदर भी करंट है, ठीक है जी। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश एट रेडियल डिस्टेंसेस a/2 एंड 2a रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। देखो बी जो मैग्नेटिक फील्ड कह रखा है, इन्होंने a/2 डिस्टेंस पे कह रखा है, और 2a डिस्टेंस पे दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को कह रखा है, ठीक है ना। a/2 डिस्टेंस पे बी मैग्नेटिक फील्ड को कह रखा है, तो म्यू नॉट आई स्मॉल आर, क्या फॉर्मूला होता है, इनसाइड पॉइंट। a/2 तो इनसाइड पॉइंट होगा ना, और 2a बाहर वाला होगा, तो म्यू नॉट आई स्मॉल आर बाय 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू a/2 अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, 2 पाई ए स्क्वायर, ए से ए कट गया, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इनसाइड पॉइंट पे। बी डैश जो है वो आउटसाइड है, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर। उसके लिए फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर। रेडियस इसमें है नहीं, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 2a, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 2a, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। इनसाइड पॉइंट पे a/2 डिस्टेंस पे और आउटसाइड पॉइंट पे 2a डिस्टेंस पे सेम है मैग्नेटिक फील्ड। रेशो क्या होगा 1, रेशो क्या होगा 1, खत्म, खत्म, दोनों सेम है भाई, खत्म रेशो। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? बड़ा आसान है ये, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। वेरी 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 इजी। ये बाद में करेंगे अगले लेक्चर में सोलेनॉइड का डिस्कशन। अब मैं होमवर्क डिस्कशन करता हूं जो पिछले लेक्चर का था, लास्ट लेक्चर का होमवर्क। हम हमेशा लास्ट लेक्चर का होमवर्क बिल्कुल एंड में डिस्कस करते हैं, तो लास्ट लेक्चर का जो होमवर्क था वो हम यहां पे डिस्कस करना चाहते हैं। जो लोग बने रहना चाहते हैं बने रहें, फिर बाकी चीजें तो हम अगले लेक्चर में करेंगे ही, ठीक है जी। हाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मेकिंग n रोटेशंस पर सेकेंड, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर हैज मैग्नीट्यूड। देखो ये है, ठीक है ना, एक सर्कल है रेडियस r का। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। जिस तरफ नेगेटिव चार्ज मूव करता है उसके उल्टा करंट होता है, तो मतलब करंट ऐसे है। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछिए इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से,
भाई इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से करंट डेवलप होगा कि नहीं होगा, मानते हो ये बात पहले? तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट आई बाई 2r होती है, और आई होता है चार्ज बाय टाइम, ठीक है ना। आई क्या होता है? चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम। यहां पे टाइम कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन के घूमने का। T is the time period of rotation. T is the time period of rotation. भाई सर्कल में टाइम कौन सा होगा? सर्कल में टाइम कौन सा होगा? चार्ज तो E है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चार्ज तो E है, भले ही नेगेटिव में है तो मैग्नीट्यूड तो E है ना। और बाय टाइम, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, और n रोटेशंस पर सेकंड कर रहे हैं। n रोटेशंस मतलब n जो है वो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड वो फ्रीक्वेंसी होती है सर्कुलर मोशन की। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होते हैं? 1 अपॉन होते हैं। देखो E बाई टी को E इंटू 1 बाई टी लिख सकते हो, और 1 बाई टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होती है, EF बोल सकते हैं इसे। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू n दे रखी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू n दे रखी है भैया। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? n। बात समझ में आ रही है? मेरी बात को बहुत क्लियरली समझो इस बात को। चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज इंटू 1 बाय टाइम, 1 बाय टाइम को क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है? n। तो ये NE बन गई, तो करंट बन गया NE बाय 2r। ये आंसर है बेटा, म्यू नॉट NE बाय 2r। कहां है? ये रहा, फोर्थ ऑप्शन। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। इन द फिगर द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द आर्क, ये सेमी सर्कुलर आर्क दे रखे, ड्यू टू द करंट इन द पोर्शन ए बी। सिर्फ ए बी पोर्शन की वजह से, सिर्फ ओनली, पूरी की वजह से पूछा ही नहीं। देखो ध्यान से, पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। लापरवाही का नतीजा गलत हो सकता है। सेमी सर्कुलर आर्क का नहीं पूछा, सेमी सर्कुलर आर्क का आंसर ये होता है म्यू नॉट आई बाय 4r, ठीक है ना। लेकिन आपसे सिर्फ ए बी पोर्शन का पूछा है, सिर्फ ए बी पोर्शन का पूछा है भाई, सिर्फ ए बी पोर्शन का। इसकी बिल्कुल सीध में पॉइंट हुआ है, इसकी बिल्कुल सीध में पॉइंट हुआ है भाई। और अभी अभी पढ़ा है, और पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि एक्सिस पे कोई पॉइंट हो, ये ए बी पोर्शन है, इसकी सीध में कोई पॉइंट हो, एक्सिस पे कोई पॉइंट हो, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आती है। एक्सिस पे कोई पॉइंट हो स्ट्रेट वायर के, ये स्ट्रेट वायर है ना, ए बी पोर्शन स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के एक्सिस पे कोई पॉइंट हो, मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। ठीक है जी, ये आज भी करा है हमने, मैं दिखा देता हूं। ये रहा, और पिछले लेक्चर में तो करा ही था, बताया भी था। तो ये 0 मिलेगी भाई, क्या मिलेगी? 0। खत्म, खत्म। सिर्फ ए बी पोर्शन की वजह से पूछी तो हो गया ना। धोखा खा सकते हो, खा सकते हो भैया धोखा। अच्छा, एक और क्वेश्चन था होमवर्क, लास्ट क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर और ड्यू टू द गिवन स्ट्रक्चर। ये जो आपको गिवन स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में जो गिवन स्ट्रक्चर दिया गया है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ पे कितनी है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ पे कितनी है, ये पूछी गई है भाई। समझ गए? अब सुनो, ये स्ट्रक्चर, ये देखो, ये वायर है, इनफाइनाइट वायर, इधर से डॉट डॉट दिखाने का मतलब इनफाइनाइट, ठीक है ना। ये इसकी एक्सिस पे पॉइंट है, इसको मैं 1 बोल देता हूं, ये इसको 2 बोल देता हूं, सर्कुलर पोर्शन को इसको 3 बोल देता हूं। 1 की वजह से ओ पॉइंट पे 0 होगा। कौन सा? एक्सिस वाली लाइन है, ये एक्सिस वाली लाइन है, 1 की वजह से 0 होगा। 2 जो है वो पूरा सर्कल तो नहीं है, यहां तक है, इतना एंगल है बेटा, ये इतना एंगल होता है 3 पाई बाय 2 रेडियन। सर्कुलर आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर होती है। आर होता है रेडियस, यहां पे रेडियस है कैपिटल आर, अगर रेडियस स्मॉल आर हो तो स्मॉल आर लिख लो। तो म्यू नॉट आई थीटा, थीटा की वैल्यू 3 पाई बाय 2,
अपॉन 4 पाई आर, अपॉन 4 पाई आर, तो ये बन गया 3 म्यू नॉट आई बाय 8 आर, ठीक है ना, ये बन गया 3 म्यू नॉट आई बाय 8 आर, ठीक है जी, 3 म्यू नॉट आई बाय 8 आर, ये बन गया, यस सर ये बन गया, ओके। इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये देख लो, ऐसे जा रहा है करंट, देखो ऐसे क्लॉकवाइज, थंब देखो कहां जा रहा है, अंदर, थंब कहां जा रहा है, अंदर, तो ये अंदर की तरफ थंब जा रहा है, यानी कि क्रॉस है, यानी कि क्रॉस है, ठीक है जी। तो कुछ कुछ हिंट तो हमें मिल रहा है, कुछ कुछ हिंट मिल रहा है, यस सर कुछ कुछ हिंट मिल रहा है कि आंसर क्रॉस वाला ही होगा। अभी एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड बची हुई है, आंसर क्रॉस वाला मुझे नजर आ रहा है, ठीक है ना, मुझे लग रहा है कि सेकंड और थर्ड में होगा आंसर, ठीक है। आओ देखते हैं, इस वायर की बची है थर्ड की, ठीक है ना, ये थर्ड वायर की बची है, ये देखो ये थर्ड वायर है, इस तरफ से इन्फिनाइट है, दूसरी तरफ से इन्फिनाइट नहीं है, यहां पे देखो ये पॉइंट ओ है, ये देखो दूसरी तरफ से इन्फिनाइट नहीं है, सेमी इन्फिनाइट है, कैसा है, सेमी इन्फिनाइट है, इसकी वजह से ओ पॉइंट पे देखो, ये देखो थंब, थंब देखो इधर, कोबरा अंदर, कोबरा अंदर, डायरेक्शन देखो अंदर, कोबरा अंदर जा रहा है, फिंगर्स का कोबरा अंदर जा रहा है, और सेमी इन्फिनाइट की वजह से होता क्या है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और कोबरा अंदर यानी कि क्रॉस, यानी कि दोनों क्रॉस आ रहे हैं। तो ये तो बात पक्की है कि ना तो ये होगा ना ही ये होगा, इन दोनों में से देख लो, इन दोनों में से देख लो, वैसे तो दिख गया है मुझे तो, ठीक है ना, मुझे तो दिख गया है, यहां पे देखो 2r है और यहां पे पाई है, तो ये तो 2 बनेगा 2 पाई आर, और ये बन जाएगा 4 पाई आर, देखो जरा ये बन जाएगा 4 पाई आर, ये आंसर दिख रहा है मेरे को, ये तो आंसर दिख ही नहीं रहा, देखो खोल लो, देखो इनको भाई, दोनों को ऐड करो, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 3 म्यू नॉट आई बाय 8 आर प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, तो इसमें से कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई बाय 4 आर कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 3/2 और ये बनेगा 1/पाई, और डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस, म्यू नॉट आई बाय 4 आर 3/2 प्लस 1/पाई, 3/2 प्लस 1/पाई। शुक्रिया, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखेगा, तब तक के लिए बाय बाय। अगले लेक्चर में मिलेंगे सोलेनॉइड्स और टोरॉइड्स की मैग्नेटिक फील्ड के साथ, धन्यवाद।